दोस्तों आज ही रामनवमी बहुत खास है क्योंकि रामलल्ला ने पूरे 496 साल बाद रामनवमी अपने पैतृक घर में मनाई है। जी अयोध्या में, क्योंकि आज भगवान राम, भगवान सूर्य ने रामलल्ला का सूर्य तिलक किया है। दोस्तों आज ही रामनवमी इसीलिए खास है क्योंकि आज वो लोग भी राम भक्ति के ट्रैक पर आ चुके हैं जो हिंदू हेट किया करते थे, जिन पर रामद्रोही होने के आरोप लगते थे, जिन पर राम मंदिर के रास्ते में बाधाएं डालने की बात होती थी। ये एक्सक्लूसिव 24 की सरकार की रिपोर्ट देखिए और आज हर नेता समझ चुका है बिना राम ना कुछ हो पाए। जय जय श्री राम, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम नाम पर यूं समझ लें कि 24 का चुनाव आखिरी चुनाव है, क्योंकि 29 में शायद ही कोई क्रेडिट मांगे और शायद ही कोई। इधर अयोध्या में 496 साल बाद भगवान राम ने अपने घर में जन्मदिन मनाया और राम नवमी पर सूर्य देवता ने उनका तिलक किया। तो उधर असम में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे जोर से जय श्री राम का नारा लगवाया। जय जय श्री राम, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। देखते ही देखते श्री राम का इलेक्शन में कमबैक हो गया। बीजेपी को चुनावी राम भक्त कहने वाली टीएमसी के खुद के कैंडिडेट राम भजन बजाकर कोलकाता में सड़क पर वोट मांगने लगे। ममता डराती रहीं, दंगा हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। कोर्ट के कहने पर भी वीएचपी की हावड़ा यात्रा में तलवारें थीं, पर पुलिस को नहीं दिखी। रामनवमी पर भगवा शक्ति का असल मेगा शो तो हैदराबाद में हुआ। ओवैसी के इलाके में राजा सिंह ने खूब डीजे बजाया, गाना भी गाया। राजा सिंह जोश में थे। इसी जोश में कांग्रेस को एक चैलेंज दिया और ओवैसियों को धमकी दी। जिस दिन सरकार बनेगी तुम दोनों चूहे भाइयों को पिंजरे में बंद करके, तुम्हें प्यार है ना पाकिस्तान से, उस पाकिस्तान में तुम दोनों भाइयों को फेंकेंगे। हम राम के नाम पे मांग रहे हैं ना, तो तुम भी राम जी के नाम पर मांगो। क्या तुम हिंदू नहीं हो? क्या कांग्रेस का विधायक, कांग्रेस का सांसद क्या हिंदू नहीं है? हम अगर राम जी के नाम पर वोट अगर मांगते हैं जैसा तुम कह रहे हो, तो तुम भी मांगो। नहीं आते बब्बर शेर आते हैं। दोस्तों राजा सिंह के रामनवमी शो पर आपने एक बात ध्यान से देखी होगी, ये वो हैदराबाद में हुआ, लेकिन इसके जरिए मैसेजिंग पूरे तेलंगाना के लिए दी गई। दोस्तों याद रखिए, राजा सिंह, माधवी लता, भारतीय जनता पार्टी के दो हिंदुत्व ब्रांड और दो हिंदुत्व चेहरे। 2019 में बीजेपी ने तेलंगाना में 4 लोकसभा सीटें जीती थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी की पूरी, इसका कैलकुलेशन है कि वो ज्यादा लोकसभा सीट जीतना चाहती है और 10 सीट तक पहुंचना चाहती है, जिसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दूंगा। दोस्तों फॉर्मूला क्या है हिंदुत्व का जो बीजेपी डिप्लॉय करने की कोशिश कर रही है एज एन इलेक्शन स्ट्रेटजी, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। दोस्तों सीधा है कि बीआरएस की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास नॉन सेक्युलर वोट को कंसोलिडेट करने का एक बड़ा जो स्पेस है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ 7% वोट आया था, एक असेंबली सीट आई थी। उसके बाद 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में ये वोट बढ़ के 20% हो गया और बीजेपी की 4 लोकसभा सीट आई। दोस्तों एक समय 6 महीने पहले सिर्फ एक विधानसभा सीट और 6 महीने बाद 4 लोकसभा सीट। इस बार असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी ने जो पिछली बार 7% वोट था, इस बार 14% वोट मिला है। तो बीजेपी को उम्मीद है कि जब सीटें उसकी 8 गुनी हो गई है, वोट शेयर डबल हो गया है, तो फिर वो तेलंगाना में इस बार 4 लोकसभा सीट की बजाय 8 से 10 तक पहुंच सकती है। तेलंगाना की विधानसभा में दोस्तों 45 विधानसभा है जहां पे पूरा का पूरा मुस्लिम वोट इंपैक्ट करता है। यहां बीजेपी हिंदुत्व की अपनी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकती है और 119 में से विच इज 37%। तो दोस्तों जहां कौन सी सीट से जहां पे हिंदू वोट मैटर करता है और जहां पे हिंदू वोट कंसोलिडेशन मैटर करता है, करीमनगर, जहीराबाद, सिकंदराबाद, निजामाबाद, हैदराबाद और आदिलाबाद, ये लगभग 6 लोकसभा सीट है दोस्तों। और ये 6 लोकसभा सीट पे बीजेपी का हैवी फोकस है, इसीलिए हिंदुत्व पे बीजेपी का फोकस है। दोस्तों हिंदुत्व से वापस बात प्रभु श्री राम की करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि 2024 के बाद शायद ही कोई राम के नाम पर वोट मांगे और शायद ही चुनाव में राम का नाम चले, ऐसा लगता है लोगों को, क्योंकि अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है दोस्तों। लेकिन 2024 में बीजेपी फिर से राम लहर
ना बना दे। इस टेंशन में आजकल विपक्षी पार्टियों को दिन भर भगवान राम याद आ रहे हैं दोस्तों। कई नेता जो अक्सर एक ही तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में जाया करते थे, उन्हें भी आज लोगों ने रामनवमी मनाते हुए देखा है। कई पार्टियों ने रामनवमी के मुहूर्त में खास काम किए हैं। आम आदमी पार्टी ने आज अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है, उसमें राम राज्य का प्रॉमिस किया है। बंगाल में ममता बनर्जी ने पहली बार रामनवमी पर सरकारी छुट्टी दी है। टीएमसी ने भी रामनवमी पर मैनिफेस्टो जारी किया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले रामनवमी की बधाई दी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हम तो शुरू से ही राम भक्त हैं। बताइए कितना बड़ा हृदय परिवर्तन हुआ है दोस्तों। राम को काल्पनिक बताने वाले, मंदिर पर फैसले को जज साहब से होल्ड कराने को कहने वाले और राम मंदिर के उद्घाटन का बहिष्कार करने वाले अचानक रामनवमी पर बधाई देने लग गए दोस्तों। आखिर क्यों? क्योंकि उसकी वजह है ट्रैक रिकॉर्ड। और ये देखिए, रामद्रोह का पहला श्री राम का ही विरोध दोस्तों मंदिर आंदोलन का सांप्रदायिक बताया गया था। इन सभी ने मंदिर आंदोलन को सांप्रदायिक बताया गया था। दूसरा, फैसले को लटकाने भटकाने की कोशिश की गई थी। इन्हीं के वकील सरकार जो जब दलील देती थी उसमें समय लगता था। हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश का भी आरोप है, क्योंकि भगवान राम को काल्पनिक बताया गया था। 2007-8 का ये कोर्ट में सरकार का एफिडेविट है दोस्तों। तुष्टीकरण की नीति का क्यों उनकी बात होती है? क्योंकि वोट बैंक के लिए बार बार एक समुदाय का वोट लेने की कोशिश की जाती है, माइनॉरिटी वोट। और दोस्तों, राम मंदिर की सबसे बड़ी बात है, ये सब भी बुलाया जा सकता था, पर जनता भी कह रही है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार क्यों किया दोस्तों। आपको क्या लगता है इस चुनाव में एनडीए का क्या स्कोर आएगा? 400, 350, 390, 300 या सिर्फ 150? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से 400 पार का नारा दिया है, विपक्ष जो है वो कुछ एक अरिथमेटिक में फंस गया है। ऐसा उलझ चुका है विपक्ष, वो अपनी सीटें बता नहीं रहा है, पर नरेंद्र मोदी जी की सीटें गिन रहा है। देखिए, विशेषज्ञ, चुनावी विशेषज्ञ जो नए मैदान में उतरे हैं, जो अपनी सीट नहीं बता पा रहे, पर नरेंद्र मोदी की सीट पे प्रेडिक्शन कर रहे हैं। देखिए, 24 के चुनाव में पहले चरण की 102 सीटों के लिए प्रचार आज शाम थम गया। प्रधानमंत्री असम में थे। शिवसागर की रैली में उन्होंने फिर नारा लगवाया, अब की बार 400 पार। 4 जून। वहीं पहले फेज के चुनाव से 45 घंटे पहले गाजियाबाद में राहुल गांधी और अखिलेश दूसरी बार साथ आए। राहुल ने कहा, मैं बता रहा हूं, मोदी जी 150 सीटों पर अटक जाएंगे। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। राहुल गांधी ने यह नहीं बताया कि कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं। अंडर करंट की बात कही तो अखिलेश यादव ने दावा किया कि मोदी हैट्रिक तो भूल ही जाएं, इस बार पैकअप तय है। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे और यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं और इस बार तो ढोल नगाड़ा और सब कुछ की तैयारी है। इस बार विदाई भी बहुत शानदार होने जा रही है। न्यूज वाले कांग्रेस के दावे को क्रॉस चेक करने प्रियंका वाड्रा के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, मोदी को 180 मिल जाएं बहुत हैं। फिर इसमें जोड़ा कि वो भी तब जब ईवीएम से खेलना हो। ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते। थोड़ा आगे बढ़े तो कांग्रेस के थिंक टैंक शशि थरूर ने भी एक दावा किया, लेकिन वो मोदी पर मन से थोड़े उदार दिखे। थरूर ने कहा कि मोदी तो 300 के आसपास ही अटकेंगे। 100% sure that the BJP is not coming anywhere near 300. The majority they've got now, they're going to lose their majority, that's pretty sure. पांचवी चुनावी भविष्यवाणी कांग्रेस के एक और थिंक टैंक पी चिदम्बरम ने की। कहा 400 तो किसी हाल में नहीं आ रही। Your total contest is only 425 seats. How can you win 400? मोदी पर इन सारे एक्सपर्ट कमेंट पर एनडीए और बीजेपी की तरफ से एक ही रिएक्शन है कि कांग्रेस अपनी फिक्र कर ले तो ज्यादा अच्छा, जो खुद पहली बार समझौते कर करके ऐतिहासिक कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो 400 से ज्यादा लोकसभा सीट लड़ा करती थी, अभी तक यही गारंटी नहीं है कि वो 300 भी लोकसभा सीट लड़े कि नहीं लड़े। आज से दोस्तों चुनावी तो आपने देखा चुनावी ट्रेलर, अब आपको मैं दिखाऊंगा कि कौन सा नेता कहां मौजूद था, किसने आज चुनावी नैरेटिव की जंग जीती। जय जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय श्री राम।
जय जय श्री राम। 1-1.5 घंटे का इंटरव्यू था। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सफाई देने की कोशिश की। उस वीडियो को आप देखिए, गूगल पे जाइए, उनका इंटरव्यू देखिए, और जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करते हैं तो उनके हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी इस हिंदुस्तान की अकेली पॉलिटिकल पार्टी है कि जो पॉलिटिकल पार्टी कहती है वह करती है, यानी हमारे वर्ड्स और डीड्स में कोई अंतर नहीं होता है। ये चुनाव जनता का चुनाव होना चाहिए, जनता के मुद्दों पर होना चाहिए। मोदी जी, भाजपा के नेता बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, जो असली समस्याएं किसानों की, महिलाओं की, उनके बारे में बात ही नहीं। दोस्तों, मैं आपका चुनावी प्रोफेसर, मेरा विश्लेषण साफ है। ये पूरा चुनाव सनातन बनाम तुष्टीकरण है और सनातन से ही 130 सीटों पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का बड़ा दाव खेलना चाहती है और इस बार वहां एक्सपैंड करना चाहती है। मतलब दक्षिण अब हिंदुत्व की राजनीति से परे नहीं है। होमवर्क तो मैं दूंगा, आज तो होमवर्क लीजिए। सिंपल होमवर्क है दोस्तों कि 2019 में कांग्रेस पार्टी की कितनी लोकसभा सीट्स पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी। ये नंबर जो दे रहा हूं मैं आपको 8588805811 या #24 की सरकार पे आप जो है अपना जवाब भेज सकते हैं। दोस्तों, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके जवाब का। आज का आपको सिर्फ एक लर्निंग है कि अब दक्षिण हिंदुत्व की राजनीति से दूर नहीं है। मेरे साथ आपके इलेक्शन प्रोफेसर प्रदीप भंडारी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से सोइएगा। नमस्कार। Z News.